प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर की डिजी क्लास में आपका स्वागत है। आज जीव विज्ञान कक्षा 11 के फर्स्ट चैप्टर के लिविंग वर्ड्स टॉपिक को लेकर मैं अविनाश डोंगरे आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह पहली यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। पहली यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है लिविंग वर्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम। द लिविंग वर्ड्स। जीवन को एक वाक्य में परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। जीवन साधारण तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक पौधा बीज से बनता है। जीवन जटिल अणुओं के आपसी क्रियाओं का परिणाम है जिसमें निम्न लक्षण दिखें: वृद्धि, विकास, अनुकूलन, रिस्पॉन्सिवनेस, एडॉप्टेशन और रिप्रोडक्शन। तो हम कहेंगे कि जीवन है, सजीव है। वे कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम सजीव और निर्जीवों को पृथक कर सकते हैं? वे लक्षण हैं डिफरेंस, साइज, शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, होमोस्टेसिस, कॉन्शियसनेस, एडॉप्टेशन, इवोल्यूशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, एजिंग तथा डेथ। शेप एंड साइज, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जंतु होते हैं वे डिफरेंट शेप एंड साइज में बढ़ते हैं। वो एक नैरो रेंज में बढ़ते हैं। जिनका आकार रहता है, जिनकी मॉर्फोलॉजी होती है, वो मॉर्फस कहलाते हैं, और जिनका कोई आकार नहीं होता वो एमॉर्फस कहलाते हैं। जैसे पहाड़, कहीं रेत का टीला। ऑर्गेनाइजेशन, it's a differentiation of body into the similar units and subunit which are the arranged in or orderly manner. Due to presence of organization and living beings are called organism. जितने भी जंतु होते हैं उनकी शरीर एक निश्चित यूनिट्स में बटा होता है जो कोशिका कहलाता है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, फिर शरीर बनता है। इसलिए हम एक निश्चित ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इसलिए जो है ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। दूसरा कैरेक्टर है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ऐसी वृद्धि जो इनरिवर्सिबल हो। ये वृद्धि सेल और उसके पूरे शरीर में, कोशिका तथा पूरे शरीर में होती है। इसके कारण जंतुओं के ड्राई वेट, मॉस और नंबर ऑफ सेल में वृद्धि होती है। पौधों में ये वृद्धि अनियमित होती है, उनके जीवन पर्यंत होती है, और ये वृद्धि मेरिस्टेमेटिक एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। जो जंतु होते हैं उनमें वृद्धि एक निश्चित एज तक होती है और उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। हाँ, कुछ कोशिकाओं में वृद्धि हमेशा होती है, जैसे त्वचा की कोशिकाएं, इनमें वृद्धि होती रहती है, डिवीजन होता रहता है, पुरानी सेल्स हट जाती हैं और उसके स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाती हैं। जो वृद्धि होती है वो कोशिकाओं में जो है सिक्रीशन के कारण होती है, और ये 2 तरह की होती है, एपोप्लाज्मिक और जो है साइटोप्लाज्मिक। वृद्धि 2 तरह की होती है। इंटरसेप्शंस ये हमेशा जंतुओं में होती है, और यह आंतरिक वृद्धि होती है, जैसे एक भ्रूण का विकास। एक्रीशन ये नॉन लिविंग्स में होती है, और छोटे छोटे अणु जुड़कर आपस में एक पत्थर बना लेते हैं। पत्थर एक साथ होकर धीरे धीरे एक टीला बन जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक सबस्टेंस या प्रोटोप्लाज्मिक वृद्धि, ये कोशिकाओं के अंदर साइटोप्लाज्म में होने वाली वृद्धि होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में वृद्धि होती है। एपोप्लाज्मिक ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोशिका के बाहर होती है, जैसे इलास्टिन तंतु, कोलेजन तंतु, फाइबर्स इस वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला लक्षण है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म या उपपचय सभी जंतुओं का यह मुख्य लक्षण होता है जो सजीव और निर्जीव को उनसे पृथक करता है। मेटाबॉलिज्म 2 तरह की होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म या उपचय, और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म या अपचय। एनाबॉलिज्म
ये कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहलाती है या बिल्डिंग अप रिएक्शंस कहलाती है। इसमें कोई छोटे अणुओं से नए अणुओं का बड़े अणुओं का निर्माण होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, जल जड़ों से लेकर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं। ये उपचय अभिक्रिया है। अपचय, ये डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होती है। इसमें हमेशा बड़े अणु टूटकर छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे रेस्पायरेशन और डाइजेशन। ग्लूकोज श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन की मदद से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदलता है और हमें ऊर्जा देता है। रिप्रोडक्शन, जितने भी जंतु होते हैं वो अपने समान नए जंतुओं को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। जो भी जंतु होते हैं वो अपने समान जंतुओं को उत्पन्न करते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। होमोस्टेसिस, मेंटेन ऑफ कांस्टेंट ऑफ फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन सुटेबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। होमोस्टेसिस का मतलब होता है समस्थापन। प्रत्येक जंतु अपने आंतरिक वातावरण को एक निश्चित या कांस्टेंट रखता है, एक निश्चित वातावरण बनाए रखता है, बाहर परिस्थितियाँ कुछ भी हो। यह दो तरह का होता है, एक होता है थर्मो रेगुलेशन और दूसरा होता है ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में जंतु अपने शरीर के तापमान को एक साथ बनाए रखते हैं, चाहे बाहर कितना भी वातावरण में टेम्परेचर बढ़ जाए। ऑस्मो रेगुलेशन में जंतु अम्ल और क्षार, इन दोनों का बैलेंस अपने शरीर में बनाए रखते हैं तथा जल की मात्रा का निर्धारण करते हैं। कॉन्शियसनेस, जितने भी जंतु होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से स्टिमुलाई लेते हैं और उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स या अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जो भी हमें आसपास के वातावरण से स्टिमुलाई मिलते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। और उन स्टिमुलाई या संवेदनाओं को ग्रहण करके हम अपने शरीर उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स प्रकट करते हैं। जैसे अगर कोई हमें एक पिन चुभोता है तो तुरंत हम हाथ को अलग कर लेते हैं। पौधों में कोई निश्चित सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, पौधे अपने बाहरी वातावरण जो कारक होते हैं उनके प्रति वो अपना रिस्पॉन्स प्रकट करते हैं। इसमें लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर और पॉल्यूटेंट मुख्य होते हैं। जैसे फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन माइमोसिका पुड़िका या लाजवंती के पौधे को टच करने पर वो मुरझा जाते हैं पत्ते। कॉन्शियसनेस, जितने भी जंतु होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। जैसे प्यास लगने पर पानी पीते हैं, भूख का एहसास होना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। एडाप्टेशन, जंतु अपने आप को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करते हैं और सरवाइव करते हैं। जंतुओं में एडाप्टेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। जो अल्पकालिक होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं और बाद में वे समाप्त हो जाते हैं। जैसे त्वचा का रंग काला पड़ना, जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा का रंग काला हो जाता है और जब हम छाए में आ जाते हैं तो त्वचा फिर से अपने पूर्व रंग में लौट आती है। लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन जो होते हैं वो जेनेटिकली होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ये जंतुओं को हमेशा वातावरण में सर्वाइव करने के लिए मुख्य होते हैं। जैसे पक्षियों के चोंच के विभिन्न प्रकार, डोडो पक्षी को दौड़ने के लिए पंजे मजबूत होना, विभिन्न जंतुओं के पंजों में अलग अलग उंगलियों का पाए जाना, उनके बीच जाल का पाए जाना, ये इसके मुख्य उदाहरण हैं। जो अल्पकालिक होते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं, जैसे गिरगिट का रंग बदलना। धन्यवाद। देखना।